प्रिय विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हमारे प्रश्नमाला 3.1 का आज हम क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मेरा मानना है कि आप लोगों ने उसको अच्छे से तैयार कर लिया होगा, और अगर अच्छे से तैयार नहीं किया तो पहले पार्ट को देखें। जो आपका चैप्टर 3 है उसके जो पार्ट फर्स्ट है उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 2 और कुछ इंट्रोडक्शन वहाँ पर है। तो आज हम आगे बढ़ाते हैं। और तीसरा जो नंबर का क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। आप बाज़ार गए, आपको बाज़ार से आपने क्या किया, 2 किलो तो सेब खरीदे और 1 किलो अंगूर खरीदे, और जो शॉपकीपर था यानी वो जो दुकान वाला था उसने आपसे रुपए कितने लिए, 160 रुपये। तो इसको हमें दो तरीके से हल करना है। एक तो है आपके पास बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है, और एक को ज्यामितीय रूप में आपको क्या करना है, व्यक्त करना है। तो सबसे पहले कहानी हम बीजगणितीय वाली करते हैं हल, और यहाँ पर लिखेंगे बीजगणितीय रूप में हमको क्या करना है, व्यक्त करना है। तो बीजगणितीय रूप में व्यक्त करने के लिए क्या करेंगे, सेब और अंगूर की कीमत को हम थोड़ा सा मान लेते हैं। तो माना कि 1 किलो सेब का मूल्य 100 रुपये है और 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपये है। यहाँ पर मानना पड़ेगा, माना 1 किलो सेब का मूल्य 100 रुपये तथा 1 केजी क्या है दूसरा, अंगूर। 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपये है। ठीक, हमने कितनी यूनिट का माना, 1 किलो का कितना, 100 रुपये, और 1 किलो अंगूर है उसका कितना रुपये, y रुपये। अब थोड़ा सा हम ऐसे ही सोच लेते हैं कि हम किस प्रकार इसको हल करने जा रहे हैं। हम बाज़ार गए, दुकानदार ने हमने दुकानदार से 2 किलो हमने क्या लिया, अंगूर खरीद लिए, और दुकानदार ने हमसे 80 रुपये ले लिए। तो आप समझ जाओगे कि 1 किलो जो अंगूर है उसका जो मूल्य है वो 40 रुपये है। क्यों 40 रुपये? क्योंकि उस दुकानदार ने 2 किलो जो आपके अंगूर हैं उसके कितने रुपए लिए, उसने 80 रुपये, तो 1 किलो 40 का हो गया। तो अब मैं इसको उल्टा बोल रहा हूँ, दुकानदार ने 1 किलो 40 रुपये का बताया, तो 5 किलो कितने का होगा। तो आप उस 40 यानी 1 किलो के मूल्य को जितना किलो आप खरीद के लाएँ उससे क्या कर दें, गुणा कर दें। तो आपके पास वो कुल खर्च आ जाएगा। कुल खर्च कौन सा, अंगूर वाला, कि आपने 5 किलो अंगूरों को खरीदे और 1 किलो अंगूर 40 रुपये के थे, 5 किलो 40 को 5 से गुणा कर देंगे, तो 40 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 200 रुपये। इसी तरह यहाँ पर हमको पता नहीं है क्या भाव अंगूर का, 1 किलो का रेट क्या है, सेब का 1 किलो का रेट क्या है, लेकिन हमने यहाँ पर माना कि 1 किलो सेब का मूल्य 100 रुपये और 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना रुपये, y रुपये। तो प्रश्नानुसार अब प्रश्न वाला क्या कहता है भाई, ये सुनो। अब हम समीकरण जमाएंगे। यहाँ पर 1 किलो सेब का मूल्य तो आपके पास 100 रुपये है, तो 2 किलो सेब का मूल्य कितना हो जाएगा, ये आ गया केस फर्स्ट ले लेते हैं हम, केस फर्स्ट। ठीक है, 2 किलो सेब यानी 2x, x क्यों लिखा, 1 किलो सेब 100 रुपये का था, तो 2 किलो 1 किलो के मूल्य को 2 से गुणा कर देंगे तो ये 2 किलो सेब का मूल्य आ जाएगा। इसी तरह 1 किलो अंगूर का मूल्य, अब आपने 1 किलो अंगूर का मूल्य तो सीधा सीधा मान रखा y रुपये, तो y कुल कितने रुपए दिए आपने, 160 रुपये, तो ये आ गया 160 रुपये, समीकरण नंबर 1। ठीक, अब आ गया केस सेकंड। केस सेकंड के अंदर आप जांचें कि वो क्या कह रहा है। 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। अब 4 किलो सेब आ गए, 1 किलो सेब का मूल्य आपने कितना मान रखा है, 100 रुपये, तो 4 किलो सेब का कितना हो जाएगा, 4x हो गया, प्लस कितना रह गया, 2 किलो अंगूर है, पहले 1 किलो अंगूर था, अब 2 किलो, तो 1 किलो अंगूर के मूल्य को 2 से गुणा कर देंगे तो 2y हो गया। रुपए कितने चुका किया है हम दुकान वाले को, 300 रुपये, ये समीकरण नंबर 2। तो आपके पास यहाँ पर स्थिति बन गई ये दोनों समीकरणों की, जैसे उसने इबारत जो आपको इमला दिया हुआ है यानी इबारत दी हुई है, 2 किलो सेब 1 किलो सेब x का, तो 2 किलो 2x का, 1 किलो अंगूर का मूल्य y है, तो ये आ गया 2x + y बराबर कितने रुपए, 160 रुपये। 1 महीने बाद यानी 1 मंथ बिफोर हम बात करें तो 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर लाए,
तो 4 किलो का मतलब 4x हो गया, रुपए के रूप में हम इसको चेंज कर रहे हैं। और इसी तरह 2 किलो अंगूर तो 2y हो गया, इनका टोटल मूल्य कितना देखे हैं 300 रुपये, 300 हो गया। तो इस तरीके से हमने समीकरण यहाँ पर तैयार किए हैं। अब ये तो बीजगणितीय विधि की बात हो गई जिसमें आपने बीजगणितीय रूप में इनको व्यक्त कर दिया। अब आपको क्या करना है, ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। ये तो आ गई फर्स्ट वाली कंडीशन। अब सेकंड वाली है ज्यामितीय रूप, आपको ज्यामितीय रूप में बदलना है। तो इसके लिए क्या करोगे, इन समीकरणों की हेल्प लेनी पड़ेगी हमको। और समीकरणों की हेल्प, समीकरण नंबर 1 लेते हैं हम। ये आ गया समीकरण नंबर 1 आपके पास, 2x + y = 160। और दूसरा समीकरण आपके पास है 4x + 2y = 300। मैंने आपसे पहले के रखा है इनके x और y के 3 आपको मान निकालने हैं, तब जाके हम यानी आलेख बना पाएंगे। 2 पे भी बन जाता है, लेकिन 2 पे हमको ये गारंटी नहीं होती कि हमारा जो प्रश्न है उसको हमने सही तरीके से हल किया या नहीं किया। अब इसको हल कर रहे हैं हम। इस 2x को क्या करें, इधर पक्षांतरण कर देते हैं, यानी तो y = 160 माइनस के 2y। ठीक, अब यहाँ पर y का मान मानना है। तो y का मान ऐसा मानो कि ज़्यादा बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है, इस तरीके से हमको यहाँ पर y का मान मानना है। तो यहाँ पर जैसे हम y का मान 0 मान लेते हैं। सबसे पहले 0 मान लो, y = 0 रखने पर, 0 रखेंगे तो सॉरी y नहीं है, ये x है यहाँ पर, ये ध्यान रखना, क्योंकि क्या भेजा था हमने, 2x भेजा था इधर। तो अब x की जगह रखेंगे हम, x बराबर कितना रखेंगे 0 रखने पर, तो y = 160 - 2 × 0 यानी 160। तो आप कह दोगे सर जब x का मान 0 रखा हमने, कितना रखा 0, तब y का मान कितना आया आपके पास 160 आया। तो यहाँ पर आ गया x का मान 0 और y का मान कितना आ गया 160 आ गया। पहली कंडीशन हमारी यहाँ पर पूरी हुई, यानी आपने x का मान 0 मान लिया तो y का कितना आ गया 160 आ गया। अब x का मान मान लेते हैं कुछ भी, अब आप कुछ भी मान सकते हो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, जो भी आपको मानना चाहो। जैसे मैंने यहाँ पर मान लिया 50, x = 50 रखने पर क्या रख रहा हूँ, अब मैं पहले तो मैंने 0 रखा था, अब 50 रख दिया, तो y बराबर आ गया 160 - 2 × 50। तो आ गया 160 - 50 दूना 100। अब 160 में से 100 गया तो कितना बचा, 60 बचा। तो y का मान आ गया आपके पास कितना, y का तो आ गया 60। x का कितना माना था आपने, 50 माना था। ये हो गई पहली, दूसरी कंडीशन हमारी पूरी। अब तीसरी कंडीशन के लिए हम क्या करें, मान लो कुछ भी, आपको छूट है, आप कुछ भी मान सकते हो। यहाँ पर मैंने कितना माना, 50 माना, तब x बराबर कितना मान लेता हूँ, 60 मान लेता हूँ। लो x = 60 रखने पर, 60 रखने पर, तो y = 160 - 2 × 60। तो आ गया 160 - 6 दूना 12, 120। अब 120 में से 160 में से 120 घटाएंगे तो कितना बचेगा 40। तो आपने x = 60 और y बराबर कितना ले लिया आपने, 40 ले लिया। पहली कंडीशन आपने यहाँ पर पूरी कर ली। अब दूसरे नंबर की कंडीशन को देखते हैं, इसको भी हमको हल करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो इधर से 2 कॉमन आ रहे हैं, 2 कॉमन ले लो, क्या बचा 2x + y = 300। 2 को, अब देखिए यहाँ पर, अब इसको 2 को बटे में भेज देते हैं, तो ये आ गया 2x + y = 300/2। तो ये आ गया 2x + y = 150। ठीक है, अब 2x को इधर भेजें तो y = 150 माइनस का 2x। ठीक है, 150 माइनस का 2x। अब यहाँ पर कितना था, 160 था, यहाँ पर कितना है 150 है। अब अंतर तो आना है। यहाँ पर देखो 0 रख देते हैं, y = 0 रखने पर, y बराबर कितना रखने पर, 0 रखने पर, y नहीं x बराबर रखो यहाँ पर, क्योंकि x है यहाँ पर, x = 0 रखने पर, तो y = 150 - 2 × 0। तो 150 - 2 को 0 से गुणा के 0, ये आ गया 150। ठीक है, तो आपने कितना रखा था, x = 0 रखा था, तो y बराबर कितना आया 150, ये 0 और 150। ठीक, आप x बराबर और मान लो, कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पर 50 मान लो, x = 50 रखने पर, 50 रखने पर, तो y = 150 - 2 × 50, 150 - 50 दूना 100, ये आ गया 50। ठीक है, x = 50
तो y बराबर कितना आ गया, 50 आ गया। देख लो आप यहाँ से, x का मान 50, यहाँ पर 2 × 50 रखा, 50 दूना 100, 150 में से 100 गया तो कितना बचा, 50 बचा। अब x बराबर 60 रख दो। 60 रखने पर आपको छूट है, आप कुछ भी रख सकते हो। x बराबर कितना रखने पर, 60 रखने पर, तो y बराबर 150 माइनस 60 × 2, ये 2 × 60 की बात है। 150, 6 दूना 12, 120, 150 में से 120 गए तो कितने बचे, 30 बचे। तो y का मान आ गया आपके पास 30 और x का मान कितना है आपके पास, 60। आपने इस तरीके से ये जो दोनों आपके पास जो इक्वेशंस थी, इन इक्वेशंस में x और y की वैल्यू आपने अलग अलग निकाल ली। अब इन वैल्यूओं को आपको किस पे रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ पे। अब बढ़ते हैं ग्राफ की ओर। ग्राफ को कैसे प्रदर्शित करते हैं, आलेखीय विधि के लिए हमको पता है, हम क्या करते हैं, वही आपको जो ग्राफ पेपर मिलेगा उसके बीचों बीच में से हम लाइन खींच देंगे। आप चाहो तो साइड में भी लाइन खींच सकते हो, कोई गारंटी नहीं बीच में खींचे, क्योंकि हमको तो सुविधा होनी चाहिए, हमारा सवाल सुविधा की दृष्टि से हो जाए। जैसे मैं यहाँ पर भी लाइन खींच सकता हूँ, अगर आपको एक्स डेक्स की वैल्यू नहीं है आपके पास तो आप चाहो यहाँ भी लाइन खींच सकते हो, लेकिन आप एक कॉमन सेंस आप ये मान लो कि सर हम तो बीच में खींचेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि पैमाना मानने में थोड़ी सावधानी रखनी है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो बिंदु होता है इसको मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 और 0, यानी एक्स की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 160 तक y का मान जा रहा है, यानी y की वैल्यू 160 तक जा रही है, और ये x पर तो दोनों पे देखो 60 तक ही जा रहा है। तो यहाँ पर पैमाना मानते हैं, दोनों प्लस है तो पैमाना इधर भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना उधर ही लिखना, कोई गारंटी नहीं उधर ही लिखो, आप इस कोने पे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैं पैमाना लिख रहा हूँ, इसका पैमाना x अक्ष पर 1 बड़ा खाना बराबर 10 इकाई। कितनी मान ली हमने, 10। क्यों मानी, क्योंकि देखो 60 तक जा रहा है, 10, 20, 30, 40, 50, 60 तक मान सकते हैं। इसी तरह y अक्ष पर 1 बड़ा खाना बराबर, ये कितना है, 120, 160 तक जा रहा है, तो आप क्या मान लें, 20 इकाई मान लें। ठीक, 20 इकाई मान ली। जमाओ अंक, वो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, इसी तरह ऊपर वही कितना हो जाएगा, 20 मान रखा है हमने y एक्स पर, 20, 40, 20 से 60, 80, 100, 120, 140, सॉरी 160, 160 तक ही है। इधर माइनस का 20, माइनस का 40, इधर भी माइनस का 10, माइनस का 20, क्योंकि माइनस के नंबर अपने पास है नहीं, इसलिए इतना ही छोड़ दिया हमने। अब शुरू करो आगे। अब पहला डिब्बा लेते हैं, 0 और 160, ये तो रहा 0, ये रहा 160, यहाँ पर ही हमने क्या लगा दिया, गोला लगा दिया। फिर 50 और 60, ये तो रहा 50 एक्स का मान, और 60 ये रहा, ये ऐसे लाइन मिलेगी आपको वहाँ पर, और यहाँ पर भी एक ऊपर लाइन जा रही है, इधर से भी लाइन, दोनों लाइन जिस जगह कट रही है वहाँ पर आप गोला लगा दो। ये आ गया, देखो कितना 50 है, ये ऊपर वाला कितना है, यहाँ पर x की वैल्यू तो कितनी है, 50, तो ये x की वैल्यू तो आपके पास है 50, ये आ गई 50, और y की वैल्यू कितनी है, 60, ये y की तो 60 वाली है, और x की क्या है, ये 50, ये रहा ये 50, इस जगह आप गोला लगा दें। फिर देखिए तीसरा नंबर, x का 60 और y का 40, ये 60 रहा, और 40 y का 40, ये 60 और ये कितना हो गया, 40 हो गया, इस जगह आएगा। तीनों को आप मिला दोगे तो एक सीध में आएंगे, अगर एक सीध में नहीं है तो इसका मतलब आपका प्रश्न क्या है, गलत है, ये ध्यान रखना। ये पहली लाइन आपने खींची है, कौन से समीकरण की है, आपको समीकरण भी लिखना पड़ेगा, पहले वाले समीकरण की है, तो ये लिख दिया 2x + y बराबर 160। पहली बात हमारी यहाँ पर पूरी हुई। अब दूसरा देखते हैं हम, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 150, ये 0 और ये 150, 140 और 160 के बीच में आएगा 150, तो यहाँ पर हमने गोला लगा दिया। फिर आएगा 50, 50, ये रहा 50, और 50, 60 और इसके बीच में आएगा ये 50, यहाँ पर ये बिंदी यहाँ पर आ गई। फिर आ गया 60 और 30, ये 60 है, और 30 कहाँ पे आ गया, इसके नीचे आएगा, 20 और 40 के नीचे, ये यहाँ पर आएगा। तीनों को जब हम मिलाएंगे तो ये भी तीनों एक सीध में मिलेंगे, आपको कहीं भी टेढ़ा होने की आवश्यकता नहीं, एक सीध में मिलेंगे। ये दूसरा आ गया आपके पास, जो ये दूसरी लाइन है, ये वाली लाइन किसको प्रदर्शित करेगी, इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या कहता है इक्वेशन नंबर सेकंड, 4x +
2y बराबर 300। इस तरीके से हमने इस प्रश्न को यहाँ पर बड़े आसानी से, बड़ी सरलता से हमने यहाँ पर इसको हल किया। कहीं कोई समस्या नहीं है। आप ये नहीं कि मैंने 0, 50, 60 रखा, अरे आपको छूट है। आप 10 रखोगे तो यहाँ पर 150 आ जाएगा, या 20 रखोगे तो यहाँ पर 140 आ जाएगा। आपको छूट है। आप मेरी नकल नहीं करें कि सर की नकल कर लें, कि सर ने जैसे किया हम वैसे के वैसे कर लें, ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल इस तरीके से आप सवाल को अगर हल करोगे तो निश्चित तौर पर आपको प्रश्न कहीं भी गलत नहीं होगा। ये जो लाइनें आएगी ना, ये बिल्कुल सीधी आएगी, बिल्कुल ये मानो कि कहीं भी आपको ऐसा वक्र रूप नज़र नहीं आएगा। अगर आपके वक्र रूप नज़र आ गया तो आपका प्रश्न गलत है, ये कन्फर्म मान के चलना। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये 3.1 में 3 ही सवाल थे, और इसी तरह के प्रश्न हम आगे वाले 3.2 में हल करेंगे, 3.3 में करेंगे, क्योंकि ये प्रश्नावली इसी पैटर्न पर चलने वाली है। तो जिस प्रकार मैं यहाँ पर सवाल सॉल्व कराता हूँ उसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, और फिर आप आपकी कॉपी में बड़े आसानी से इसको उतार लें। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्नावली की ओर, प्रश्नावली 3.2। अभी हमने प्रश्नमाला 3.1 के अंदर हमने आलेख बनाए, और आलेखों में आपने देखा होगा कि कुछ रेखाएं तो कट रही है, कुछ रेखाएं बिल्कुल नहीं कट रही है। तो ये कारण क्या है? इस कारण के बारे में आज हम जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, इंट्रोडक्शन, उसको आप अच्छी तरीके से आपको समझना है। अपनी प्रश्नावली 2 चर वाले रैखिक समीकरण, मैंने यहाँ पर 2 रैखिक समीकरण लिए। पहला था a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये भी क्या 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। दूसरा एक और ले लिया मैंने, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। आप कहेंगे सर ये क्या लिख रहे हो आप ये समझना, ये इस तरह का ही समीकरण है। 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0, और 3x प्लस 4y प्लस 2 बराबर 0। आप चाहो तो यहाँ पर माइनस भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि भाई प्लस प्लस में हो, यहाँ पर माइनस भी हो सकता है। तो प्लस और माइनस में कुछ भी आ जाए। ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब आप कहोगे a का मान कितना है, यहाँ पर 2, यहाँ पर a मान रखा है a1, और a2 बराबर कितना है यहाँ पर, आप कहेंगे सर 3 है। ये b1 बराबर कितना है, आप कहोगे 3 है। और b2 बराबर क्या कहोगे आप, b2 बराबर कहोगे माइनस का 4 है। इसी तरह c1 का मान कितना है, 4 है। c2 का मान कितना है यहाँ पर, माइनस का 2 है। ये मैंने यहाँ पर आपको समझाने का प्रयत्न किया है। ये a1, b1 और c1 क्या है, वास्तविक संख्या है, और x और y क्या है, चर राशियाँ हैं, यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। अब आपको बिना ग्राफ हल करे ही आप बता सकते हैं कि कौन से जो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, कौन सी एक दूसरे के ऊपर संपाती होगी। संपाती का अर्थ है, जिस प्रकार ये जो मेरा पेन है, ये दूसरा पेन है, ये दोनों पेनों को रेखा समझे। संपाती का अर्थ है कि एक पेन दूसरे पेन के ऊपर बिल्कुल इस तरीके से संपातित, यानी चिपका हो, रखा हो, तो ये वाली कंडीशन कहलाती है संपाती। तीसरी के दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो। समांतर का अर्थ, जैसे ये दोनों रेखाएं हैं, दोनों रेखाओं के बीच की दूरी चाहो तो आप यहाँ से माप लो, चाहो यहाँ से माप लो, ये क्या होती है, बराबर। तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या होगी, समांतर होगी। तो 3 कंडीशन हमारे पास है। उन तीनों कंडीशनों को हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे कि जो ग्राफ हम बनाएंगे, वो ग्राफ की जो रेखाएं हैं दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, या समांतर रहेगी, या समपाती रहेगी। तो इसके लिए हमको देखो क्या करते हैं हम। इसके लिए हमने क्या किया, सबसे नंबर 1, पहली बात, अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, ठीक है, a1 बटा a2 बराबर नहीं है, ये इस प्रकार का जो चिन्ह होता है ना डियर स्टूडेंट, इस प्रकार ये बराबर का चिन्ह है, इसमें ऐसा डंडा लग गया तो इसका मतलब ये हो गया बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। ये आपके जहन में अच्छे से बैठ गया होगा कि सर ने बताया था बराबर का मतलब तो बराबर, और आडी लाइन और अगर हम यहाँ पर लगा देते हैं तो ये बराबर नहीं है, ठीक है। अगर इस तरह की कंडीशन है, अब इस तरह की कंडीशन में देखो a1 बराबर कितना है 2, a2 बराबर कितना है 3, b1 बराबर कितना 3 और माइनस का 4, क्या ये बराबर है क्या, दोनों नहीं है। तो ये दोनों बराबर नहीं है, दोनों समीकरण। और जब दोनों समीकरण बराबर नहीं होते
तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी एक बिंदु पर। क्या करेगी? दोनों रेखाएं एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करेगी। यहाँ पर लिख देता हूँ हिंदी में भी, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। ये लो, सेकंड वाली बात भी हमने इसमें कर ली पहले वाले में। अब थर्ड बात कर लेते हैं। जो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है उनके जो हल होते हैं, क्या होते हैं? हल। वो केवल एक हल निकलता है उनका। क्या निकलता है? केवल एक हल निकलता है। तो यहाँ पर लिखेंगे केवल एक हल। इसको अद्वितीय हल भी बोलते हैं, अद्वितीय हल। समझ गए? अद्वितीय हल का मतलब होता है कि इसका जो मान निकलेगा इस बिंदु पर x का मान और y का मान जो होगा वही होगा, उसके अलावा और कोई नहीं होगा मान, ये मान के चलना। जिस प्रकार आप यहाँ पर बात करेंगे, ये रेखा है और इसी के ऊपर एक रेखा और जमी हुई है, तो आप कहेंगे ये रेखा तो बहुत सारे बिंदुओं पर मिली हुई है, तो इसका मतलब इसके जो हल होंगे वो अनेक हल होंगे। यहाँ पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। तो प्रतिच्छेद कर रही है तो x और y का मान यहाँ पर क्या होगा? यूनिक होगा, यानी अद्वितीय होगा, यानी केवल एक हल निकलेगा। और जिसका हल होता है, जिसका हल निकलता है, वे कहलाते हैं संगत। क्या कहलाते हैं? संगत कहलाते हैं। यानी जिनका मान हम यहाँ पर निकाल लेते हैं और निकल जाता है। इस प्रकार के जो हमारे पास जो रेखिक समीकरण होते हैं, वो रेखिक समीकरण कौन से समीकरण कहलाते हैं? संगत समीकरण कहलाते हैं। ठीक है, यानी रेखिक समीकरण का जो युग्म होगा वो कैसा होगा? संगत होगा। पहली बात तो आपने मोटा मोटी ये समझ लिया होगा कि सर ने पहली बात क्या बताई है कि A1 और A2 बराबर नहीं है B1 और B2 के, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी। और इस तरह का चित्र आपको वहाँ पर मिलेगा। जैसे आप ग्राफ बनाओगे, ये आपने ग्राफ बना दिया, ये ग्राफ, तो एक रेखा ये आ रही, एक रेखा ये आ रही, दोनों रेखा एक जगह कट रही है। तो ये कंडीशन कौन सी वाली आ गई? फर्स्ट वाली, जो सर ने बताया था। और जब पहली वाली कंडीशन है तो इसका केवल एक हल निकलेगा, यानी अद्वितीय हल होगा। और जिसके हल निकलते हैं वो जो समीकरण होते हैं वो कैसे होते हैं? संगत होते हैं। ठीक है, इसके बाद में नंबर सेकंड वाली पे बात चलते हैं। सेकंड वाले पे आपके पास सीधा सीधा ये है कि आप, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। जैसे मैंने एक समीकरण यहाँ पर लिख लिया आपके लिए, समझना है इसको अच्छे से। जैसे 2x + 3y + 4 बराबर 0, 4x + 6y + 8 बराबर 0। अब ये आ गया 2/4, ये आ गया 3/6, ये आ गया 4/8। इनको हल करो तो 1 2 2 दून 4, 3 एकम 3, 3 दून 6, 4 एकम 4, 4 दून 8, बराबर आ गए, सब बराबर आ गए सारे। देखो यही तो मैंने यहाँ पर लिखा, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। अगर ऐसी कंडीशन है तो ये जो दोनों रेखाएं बनेगी, ये रेखा पहली वाली रेखा है, ये जैसे एल रेखा है, और इसी के ऊपर एक रेखा और है, इसी के जस्ट ऊपर, ये कौन सी रेखा है? एम रेखा। अब ये एक एल रेखा और एम रेखा दोनों एक के ऊपर एक बिल्कुल चिपक रही है इस तरीके से। जिस प्रकार गणित की दो पुस्तकें, एक पुस्तक के ऊपर दूसरी पुस्तक रख देते हैं तो पूरी पूरी सभी सतहों को छूती है, वो सभी बिंदुओं को स्पर्श करती है। इसी तरह ये रेखा, पहली वाली रेखा और दूसरी वाली रेखाओं को क्या करेगी? ये स्पर्श करेगी सभी जगह से। और जब सभी जगह से स्पर्श करती है तो ऐसी रेखाओं को हम कौन सी रेखा बोलते हैं? संपाती रेखा। तो जो दोनों रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी? संपाती होंगी। ठीक है, संपाती रेखा हो गई। यानी ये जो दोनों रेखाएं, ये कंडीशन जो एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर होती है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं संपाती रेखाएं, बोलते हैं संपाती रेखाएं हो गई। अब जब ये देखो, यहाँ तो एक ही बिंदु को प्रतिच्छेद कर रही थी, काट रही थी, यहाँ पर बहुत सारी रेखा, ये दोनों रेखाएं बहुत सारे बिंदुओं को स्पर्श कर रही है, यानी काट रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे अनेक हल निकलेंगे। कितने हल निकलेंगे? अनेक हल, यानी बहुत सारे हल निकलेंगे। और जिसके हल निकलते हैं वो समीकरण कैसे कहलाते हैं? संगत समीकरण कहलाते हैं। कौन से समीकरण कहलाते हैं? संगत समीकरण कहलाते हैं। इन्हें हम आश्रित संगत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आश्रित, क्योंकि बहुत सारे हल निकल रहे हैं यहाँ पर, इसलिए। अब आती है इसकी थर्ड वाली कंडीशन। ठीक, थर्ड वाली कंडीशन में क्या हो जाएगा? A1/A2 बराबर B1/B2
बराबर नहीं है C1/C2 के। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए, यानी आपके पास कंडीशन क्या आ गई, आपके पास कंडीशन आ गई A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ये कंडीशन आपके पास है, तो आप कह दोगे सर ये दोनों रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी। ये जैसे पहली रेखा है, ये दूसरी रेखा है, जैसे ये एल है और ये कौन सी है, एम है, ठीक। तो ये दोनों रेखाएं क्या होगी, समांतर रेखाएं होंगी। और समांतर रेखा होती है तो बताओ ये एक दूसरे को स्पर्श करेगी क्या, तो आप कहोगे सर समांतर रेखा तो रेल की पटरी की तरह होती है, उसको कितना ही खींचे जाओ, चाहे लेफ्ट साइड खींचते चले जाओ चाहे राइट साइड खींचते चले जाओ, तो आप कह दोगे सर कि ये जो दोनों रेखाएं हैं वो कभी नहीं मिलेगी। और जब मिलेगी ही नहीं तो x और y की वैल्यू आपको मिलेगी नहीं, और जब मान नहीं होगा तो इसके हल निकलेंगे क्या, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कोई हल नहीं, इसका कोई हल आपको प्राप्त नहीं होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे हम कोई हल नहीं। अब कोई हल नहीं, जिसका हल निकलता ही नहीं है, तो समीकरण के जो आपके पास समीकरण होंगे वो कौन से होंगे, असंगत रूप के होंगे, ये असंगत आ गई, ठीक है। ये वाली जो टेबल है, इस टेबल का उपयोग कई जगह होगा, इस टेबल को आपको अच्छी तरीके से नोट कर लेना है और प्रैक्टिस कर करके आप खुद भी एग्जाम्पल्स आप बहुत सारे बना सकते हो इस टेबल्स के। इस टेबल के अनुसार जो प्रश्नमाला 3.2 है उस पर हम पूरी की पूरी यहाँ पर बात करेंगे। अगर टेबल याद है तो सवाल याद है, आप बिना ग्राफ बनाए आप कह दोगे कि ये जो ग्राफ होगा सर ये इस तरह का होगा, जैसे ग्राफ है, ये रेखा और ये रेखा कट रही है, पहली कंडीशन आ गई पहले वाली। ये जैसे ग्राफ है अपने पास, अब ये एक रेखा और ये भी दूसरी रेखा इसी के ऊपर आ गई। ये जैसे तीसरा ग्राफ मैंने खींचा, ये रेखा और ये रेखा, दोनों रेखाएं क्या समांतर है, और जब दोनों रेखाएं समांतर तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो ये तीनों कंडीशन वाले जो फर्स्ट वाला के लिए ये आलेख बनेगा, सेकंड वाले के लिए ये आलेख बनेगा, गेप नहीं है, ये दोनों मिले हुए हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सेकंड वाले का होगा, और ये जो थर्ड वाले के लिए ये होगी तीसरी कंडीशन। इस तरीके से इसका उपयोग करके हम प्रश्नमाला 3.2 के बहुत सारे प्रश्नों पर हम यहाँ पर अभ्यास कर सकते हैं। आपको इतना सा ध्यान रखना है, इसकी प्रैक्टिस कर लें, इसको आप इसमें एक इसकी तरह तैयार कर लें, जिस प्रकार मैंने आपको एक चार्ट के रूप में बनाया, जिस प्रकार आप अंग्रेजी में भी टेंसेज के बनाते हो, इसी तरह आप ये गणित में भी इस तरह का चार्ट बना लें, और चार्ट बनाकर आपके जहन में बात बिल्कुल फिट कर लें कि कौन सी रेखाएं प्रतिच्छेद होगी, कौन सी संपाती, कौन सी समांतर होगी। इसके लिए A1 और A1 B1 और C1 A2 B2 और C2 के बीच में कैसे रिलेशन होने चाहिए, तब जाके आप इन प्रश्नों को सरलता से बिल्कुल अभिव्यक्त कर सकते हो, सरलता से आप पढ़ सकते हो और अपने साथी विद्यार्थियों को भी आप पढ़ा सकते हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए हम इतनी ही बात करेंगे, क्योंकि आज का जो अगला टॉपिक शुरू करेंगे वो 3.2 करेंगे आने वाले ई क्लास में। तो आप इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लें, और प्रश्नमाला 3.1 के जो एग्जाम्पल्स है उसको भी आप अच्छी तरीके से तैयार करें। डाउट सेशन हो तब आप मेरे से इसके डाउट्स के बारे में आप पूछें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।